को समझने के लिए आया, क्योंकि इस बार जो चुनाव हो रहा है मेरे को इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी नई लग रही है जो पहले किसी चुनाव में हमने देखी नहीं है। और पहले कभी हम सोचते थे कि मुद्दों पे चुनाव होती है, अभी मुद्दे ही नहीं। तुमको क्या चाहिए ले जाओ, तुमको हम ये दे देंगे, तुमको जाओ ये दे देंगे। ये चुनाव हो रहा है। हमारी चिंता अब ये चल रही है कि इन चुनाव से नई पीढ़ी का कौन सा भविष्य निकलेगा। आपको इतना दे दिया, आपको उतना दे दिया, किसी को भी दे दिया, तो दो प्रश्न हो गए कि एक तो हम जो टैक्स दे रहे हैं सरकार को देते हैं, और जो चुनाव हो रहा है वो पार्टी का होता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। चुनाव तो आज हम बार बार ये खबर छाप रहे हैं कि चुनाव में कलेक्टर की गाड़ी काम नहीं आ सकती, अफसरों की कारें, सरकारी गाड़ियां काम नहीं आ सकती, सरकारी संसाधन काम नहीं आ सकते। तो फिर ये सारा पैसा कैसे काम आ रहा है? बड़ा प्रश्न है। इस पर हमें एक नया चिंतन करने की जरूरत है, और ये वापस फिर हमारे ऊपर ही वजन वापस आएगा। हम ही को आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा। पता नहीं इनके कब तक इनके ब्याज चुकाएंगे, कितने इनका भार पड़ने वाला है। पर सिद्धांत ये है कि क्या सरकार अपने पार्टी के लिए इस धन का उपयोग कर सकती है। पार्टी को जितना प्रचार करना है इसको अपने फंड से करना चाहिए। आप इतने फंड ले रहे हैं तो अगर आप मुझे 1 रुपया एक आदमी को देना है तो पार्टी को देना चाहिए। करेक्ट। मेरा तो ये सोच है जिसके लिए मैं तो मुझे चिंता ही लग रही है कि हम जो चुनाव करते हैं, सरकारें बनती है, वो हमारी भावी पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए बनाई जाती है। लोकतंत्र का जो पूरा गठन है वो इसीलिए है कि हम सब मिल करके ऐसा एक नेतृत्व पैदा करें जो हमारी पीढ़ियों को संभाल सके। वो इस बार बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। इस बार मुझे इतना जगह जाके देखा मैंने, तो जैसे अभी मध्य प्रदेश में हम बैठे हैं, मध्य प्रदेश के कौन से नेता हैं जो इस वक्त चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो हमको पता लगेगा वो तो खुद अपने चुनाव में लड़ने में बैठे हुए हैं, या बड़े जो नेता आ रहे हैं उनके साथ चलने में लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार में कोई नहीं है। तो जो दिल्ली के लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या अपनी बात वक्तव्य दिया, क्या घोषणाएं की, या हमारे भविष्य की क्या उन्होंने अपनी योजनाएं बताई, उसको मतदाता तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है। तो ये 3 लेयर है। मतदाता है, पार्टी का प्रांतीय स्तर है और राष्ट्रीय स्तर है। प्रांतीय स्तर मुझे ज्यादातर जगह देखने को नहीं मिला, ज्यादातर जगह नहीं। उसका अब ये कड़ी बीच की गायब हो गई। तो अब इसमें मैं समझता हूं कि जो नया स्वरूप बनेगा आने वाली सरकारों का, वो कुछ अलग तरह का होगा। उस पर हमारी पकड़ कितनी होगी, ये एक नया स्वरूप है। मैं दिल्ली वालों को कितना पकड़ पाऊंगा जो मुझे आकर के इतने वादे करके गए जा रहे हैं। पहले तो मैं जानता था कि ये मेरा है, ये हमारे यहाँ से अध्यक्ष है, मंत्री जी है, या जो भी है, तो हम बात कर सकते थे। तो क्या लोकतंत्र की सत्ता मेरे हाथ से बाहर जा रही है। मेरा जनप्रतिनिधि वो आगे मेरे कई 5 साल में ढूंढूंगा तो मिलेगा कहाँ से। और ये लोग इतने इनफेक्टिव हो गए कि न तो ये नीचे कुछ नीचे वालों से जुड़ पा रहे हैं, तो हमारी बात को ऊपर तक कैसे पहुंचा पाएंगे अफेक्टिव तरीके से, ये दूसरा प्रश्न है। यही हाल मतदाता का हो गया। मतदाता अब न पार्टी को देख रहा है, न कैंडिडेट को देख रहा है। आज उसको कौन कहाँ से क्या मिल रहा है, उतना सा उसका इंटरेस्ट रह गया।
बातें भले वो कर रहे हैं, कुछ जातियों की करते होंगे, नीतियों की कर रहे होंगे, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। अब तो अभी देख रहे हैं कि अब इनका घोषणा पत्र क्या कहता है, रोज देखते आए, इतने दिनों से ये काम चल रहा है। पिछली सरकार ने ये दिया, हम इस बार ये देना चाहते हैं, दे देंगे। मैं आप लोगों से ये समझना चाहता हूँ, आप लोग किस दृष्टि से चुनाव को देख रहे हैं और किस आधार पर अपने वोट का निर्णय करेंगे। और ये जो नई पीढ़ी है, ये अपने भविष्य के साथ हमारे नए जनप्रतिनिधियों को कैसे जोड़कर देख रही है कि वो इनके भविष्य के लिए कितने सार्थक प्रमाणित होंगे। दोनों ही बातें। तो क्या मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी भी अपराधी को या भ्रष्ट आदमी को चुन दूंगा, या अपने भविष्य को ध्यान में रख करके एक सामूहिक निर्णय करने की सोच के काम के अच्छे आदमी को मत दूंगा। तो उस बारे में इस वक्त क्या माहौल यहाँ चल रहा है, कैसी हवा यहाँ चल रही है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे समझना चाहता हूँ, बस इसीलिए आया। तो अब आप मुझे जो भी बता सके। आपने जो कहा उस बारे में मेरा सिर्फ एक ये है, चाहे दोनों प्रमुख पार्टियां हैं और दोनों ही फ्री में लालच दे रही है लोगों को। आफ्टर ऑल वो पैसा अपनी जेब से तो कोई देगा नहीं, ना उससे देगा, लेकिन वो जो टैक्स जमा करते हैं, जो मेहनत करके पैसा कमा के जो टैक्स जमा करते हैं, वो पैसा जब वो फ्री में बांट देते हैं तो बड़ा आत्मा में कचूटता है आत्मा हमारी कि हम लोग बड़ी मुश्किल से मेहनत करके पैसा कमाते हैं और वो आप ऐसे लोगों को फ्री में दे देते हैं जो ऑलरेडी सक्षम है कुछ व्यवस्थाओं की तरफ, उनके पास पहुंच जाता है। वहाँ तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। इसमें एक प्रश्न है, क्या ये सरकारें पार्टी के लिए इस पैसे को खर्च सकते हैं? क्या ये पैसे सरकारी खरीदारी में, सरकार के विकास में काम आना चाहिए, कर्मचारी को तनख्वाह में काम आना चाहिए, पर क्या इसको आप पार्टी के लिए करते हैं? नहीं, आपका जो प्रश्न है बहुत ही सारगर्भित प्रश्न है। और वर्तमान में जो आपने चिंता व्यक्त करी कि वर्तमान में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है वो बेमुद्दा का चुनाव हो रहा है, लेकिन जो आपका चिंतन है, वो जो प्रश्न आपने खड़ा किया है, दरअसल जो संवैधानिक जो व्यवस्था है हमारी लोकतंत्र के संबंध में, जो इलेक्शन का जो हमारा सिस्टम है, उसके लिए हमारे पास दूसरा विकल्प क्या है भाई? आज अपन उसे अगर चुनौती दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें फेयर काम नहीं हो रहा है, या पार्टियां जो उनका खुद का जो चंदा है वो इस खर्चा न करते हुए सरकारी इलेक्शन में खर्चा कर रही है, लेकिन हमारे पास जो संवैधानिक जो ढांचा है, जो लोकतंत्र में जो चुनाव है, जो निर्वाचन आयोग है, उसके अभी हमने देखा पिछले चुनाव हम देखते थे तो काफी खर्चा होता था, लेकिन चुनाव आयोग ने उसमें रिफॉर्मिंग काम किया है। TN शेषन के समय से जो परिवर्तन आया है उसमें कहीं ना कहीं से उस पर लगाम लगी है खर्चे को लेकर। और अब स्थिति ये है कि इलेक्शन कमीशन उस खर्चे पर पूरा निगरानी रख रहा, वाचिंग कर रहा है। तो कुछ परिवर्तन तो आए, रिफॉर्मिंग के काम हुए, लेकिन वो आपकी चिंता खत्म नहीं हुई है। वही खर्चा सरकार के खाते में चला गया साहब, कम काम हुआ। जी। पहले जो है पार्टियां खरीदती थी, बैनर बनते थे, लाउड स्पीकर लग रहे हैं, लेखन होता था, पता नहीं पूरे बाजार में हल्ला हो रहा था। चुनाव का तो माहौल कुछ और होता था, जैसे उत्सव होता है, दिवाली होती, वैसा माहौल था चुनाव का। तो ये चौथा चुनाव है जिसके अंदर में वापस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वापस निकला हूँ। पहली बार नहीं आया, सारे चुनाव मैंने भी देखे, चौथा चुनाव तो मैं भी देख रहा हूँ। पर वो जो खर्चा चुनाव आयोग ने रोक दिया वो खर्चा, ये अब ये सरकार का खर्चा हो गया। पहले पार्टियों का खर्चा होता था, तो पार्टियों का खर्चा बच गया, पार्टियों में चुनावी चंदा जो कर रहे थे फंड वो भी बच गया, और ये सारा सरकार जनता का ही सारा बजट का पैसा, राजस्व का पैसा, ये उतना का उतना। और सोशल मीडिया आ गया बीच में, तो उसको प्रचार में पैसा देने की जरूरत नहीं है। उसके तो आप जितना मर्जी उतना प्रचार करो, उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो वो खर्चा भी उसको नहीं करना पड़ रहा है। तो बाजार में आप जाओ तो लगता नहीं कोई गांव में चुनाव हो रहा है, बस खाली बोर्ड लगे मिलेंगे कौन का, तो उससे पता लगा प्रत्याशी कौन है। मेरा ये कहना है।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। 12 सितंबर से राजस्थान से शुरू हुई जनगणमान यात्रा का दूसरा पड़ाव मध्य प्रदेश पहुंचा हुआ है और दूसरे पड़ाव की यात्रा का आगाज हो चुका है। जाहिर तौर पर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव है और इस लोकतंत्र के उत्सव में जनता ही माई बाप होती है। लिहाजा उन्हीं की नब्ज टटोलने के लिए पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दूसरी चरण की यात्रा के आगाज में। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मालवा निमाड़ में भी मैं आपके साथ रहा पूरी यात्रा के दरमियान, ये दूसरे चरण का आगाज हो रहा है, किस रूप में देखते हैं इस यात्रा को, कैसा लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? इस यात्रा का थोड़ा महत्व अलग तरह का है। जिस तरह के चुनाव अभियान और चुनाव का वातावरण पिछले चुनावों में हम देखते आए हैं, इस बार बदला हुआ है। पार्टियां भी बदली हुई है, नीतियां भी बदली हुई है, घोषणा पत्र भी बदले हुए हैं और मतदाता का मानस पहले से ज़्यादा परिपक्व है। आप 10 बार उससे बात करके देखोगे तो भी ये तय नहीं कर पाओगे कि ये किधर जाएगा। ये बड़ी जो समझने की बात है। तो आप किसी से पूछो, नेता से पूछोगे तो वो भी ये कहेगा 50-50 वो तय नहीं कर पा रहा कि आगे कौन जाएगा, हवा किसकी तेज है, दूसरे का नाम लेते फिर वापस आना पड़ता है उसको। ये फर्क दिख रहा है बहुत बड़ा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों हिंदी भाषी बेल्ट है, तीनों ही जगह आपकी यात्रा रही। क्या सिमिलर मुद्दे पाते हैं? लगता है कि इन मुद्दों में समानता है? मुद्दे तो मुझे लगता है अब रहे ही नहीं। सबसे बड़ी जो तकलीफ की बात कहो, त्रासदी कहो लोकतंत्र की, चुनाव में मुद्दे खत्म हो गए और अब तो सब सरकारें जो है फ्री लो, और कौन ज़्यादा देता है, मतदाता भी चाहता फ्री मिलता रहे। यानी मांगने वालों की, भीख मांगने वालों की लाइन लग गई। कौन दे रहा? मेरी जेब से मैं दे भी नहीं रहा हूँ ना, देने वाला भी अपनी जेब से नहीं दे रहा। ये है उसको ये अधिकार किसने दिया कि मेरे पैसे को वो बांट दे? इस पर किसी ने सोचा ही नहीं है। अगर पार्टी को देना चाहती है तो पार्टी दे, सरकार क्यों दे रही है? सरकार में तो पैसा जनता का आ रहा है, तो सरकार को अधिकार नहीं उस पैसे को पार्टी के लिए खर्च करने का। इसको आप वहाँ सिद्धांत रूप से जब देखोगे तब समझ में आएगा कि हमारा डेमोक्रेसी में नुकसान कहाँ हो रहा है। आपका पैसा मैं बिना आपकी मर्जी के कैसे खर्च सकता हूँ? सारा राजस्व मेरा तनख्वाह में कम पड़ रहा है, ब्याज में कम पड़ रहा है, तो डेवलपमेंट करने के लिए मुझे फिर उधार चाहिए। और डेवलपमेंट के अंदर आप रुपए में 60 पैसा अफसर और नेता खा जाते हैं और उसका भी ब्याज अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। तो आज आपका साल भर का जो बजट है उतना तो उधार हो गया। आप उसको समझे कहीं तो सब समझ में आएगा। तो मुद्दे तो है ही नहीं कहीं। कौन खड़ा है उसको अब कोई नहीं देख रहा है। अब तो ये देख रहा है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, तो वो घोषणाओं का कंपटीशन चल रहा है। आप इसको तो फिर लोकतंत्र का है। और उसके बाद उन घोषणाओं के चक्कर में आप अपराधियों को कैंडिडेट बना रहे हो, जो भ्रष्ट है उसको भी क्रिमिनल बना रहे हो। तो जिसको आपने खड़ा कर दिया, लगा दिया, वो उसको खड़ा कर दिया या कैसे? तो मेरे को और अनपढ़ आ गए, उनको भी आप क्रिमिनल बना रहे हो आप उम्मीदवार। तो जो नई पीढ़ी का, नई तकनीक की जो युवा पीढ़ी है, उसके सपनों को कौन समझेगा? न तो क्रिमिनल समझने वाला, न ये अनपढ़ गांव का आदमी समझने वाला, न रिजर्वेशन से जो आप उस रिजर्वेशन के नाम से जो आंख मूंद के सलत कर रहे हो, वो लोग भी नहीं समझेंगे। आप लाओ और समझदारों को, पढ़े लिखे को लाओ जो कुर्सी पे, जिस कुर्सी पे या जिस भूमिका में बैठा है, अपनी भूमिका को समझ सके और वो उस भूमिका को पूरा कर सके। अब उस जरूरत ही नहीं। शुरू की लिस्टों में हमको लगता था शायद सब पार्टियां ध्यान दे दे के चुन रही थी, उसके बाद जो लिस्टें आई सब गालमेल हो गया। इतनी नाराजगी। अब मतदाता के सामने विकल्प नहीं है। 2 बदमाशों में से एक चुनना है, जो 2 अनावश्यक खोटे लोगों में से एक चुनना है। तो यार ये क्या अर्थ हुआ? ये तो मुझे तो कुछ ये बता, उनको अधिकार किसने दिया कि बदमाश चुनाव लड़ सकता है? इस पे कोई काम ही नहीं हुआ आज तक। कोई न्यायालय बोलता ही नहीं है। जिसके खिलाफ हत्या के मामले हैं, जिसके खिलाफ बलात्कार के मामले हैं, केस चल रहे हैं, उनका
अरे केस चलना अपने आप में सबूत है कि वो अपराधी है, कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया, सजा मिलना बाद की बात है। सजा तो ये तय करेगी कि कितने दिन की मिलनी चाहिए और क्या मिलनी चाहिए, पर अपराधी तो ऑलरेडी हो गया कि कोर्ट सुन रहा है उसको, उसके अपराध को लेकर के। जब तक कोर्ट फैसला नहीं दे उसको टिकट क्यों मिलना चाहिए, हमारे कोई नियम ही नहीं। तो इस लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की वाहवाही हो रही है। आपने अपराधियों का जिक्र किया। मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय सहित तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने नामांकन पत्र में अपने गंभीर आरोप छिपा लिए हैं, तो इसे नहीं मानते कि गंभीर आरोप को छिपाना और उस पर चुनाव आयोग के हाथ बंधे होना, कोई कार्रवाई न कर पाना, ये एक लैकुना है सिस्टम का? आप मान लो कि चुनाव आयोग भी उसी पार्टी का साथ दे रहा है या उसी टीम का पार्ट है, कहो ना आप सीधा सीधा। वो अपनी भूमिका अगर नहीं निभा रहा तो उस दोनों में फर्क क्या है? मैं तो ये सवाल ये मेरा, तो वो वहाँ क्यों बैठा है, उसके खिलाफ सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है, उसके खिलाफ लोग कोर्ट में क्यों नहीं जाते? उसको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। अगर वो अपराधी को आंख मूंद रहा है, देख नहीं रहा है, तो वहाँ बैठे हैं सब, इतने सालों से बैठे हैं। और हर चुनाव में, हर स्टेट में चुनाव आयोग आंख मूंद के बैठता है, कोई राज्य सरकार के खिलाफ बोलता नहीं है, क्योंकि उसको भी राज्य सरकार से पेट भरना पड़ता है, सरकारी नौकर है वो, उसको भी कई सुविधाएं चाहिए, उसको भी रिटायरमेंट के बाद कई पद चाहिए, तो वो सरकार की से पंगा लेना ही नहीं चाहता। कहता ठीक है जो करते करने दो, मेरा क्या, मेरी नौकरी पक्की, पेंशन मिलती रहनी चाहिए मुझे, उसके आगे उसका कोई स्वार्थ ही नहीं। सर, मध्य प्रदेश में 18 साल से लेके 39 साल तक के तकरीबन 3.25 करोड़ मतदाता हैं, जो सबसे ज्यादा है। तो सवाल ये है कि मतदाता जो जीत और हार तय करेगा, उस मतदाता के मुद्दे ही हाशिए पर हैं प्रदेश पे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? और ना तो युवा उतना मुखर होकर सामने आ रहे हैं। पहली बात है ये समझो कि ये युद्ध नहीं हो रहा है, आप भी समझ लो इस बात को, इसमें कोई हारता और जीतता नहीं है, चुना जाता है। अभी भी आप बोल रहे हो कि बंद कर दो इस शब्द को काम में लेना, चुनाव है ये, युद्ध नहीं है। कौन चुना जाएगा ये भाषा हमारे पास रहनी चाहिए। युवा, मैंने क्या कहा, आदमी को अब जितने लोग राजनीति में आ रहे हैं उनको आदमियों का दर्द नहीं है, उनको इस धरती का भी दर्द नहीं है। आज मैं आपको बताऊं कि जब एक विधायक चुन के सदन में जाता है तो सदन में जाने के बाद भी वो पार्टी का विधायक बना रहता है। क्यों? वो राज्य का विधायक होगा, वो सदन राज्य का है, वहाँ जाके उसकी पार्टी का नामो निशान नहीं हो सकता उसका, ठीक है, वो पार्टी की ब्लॉक में बैठेगा, पर वो विधायक उसके दिमाग में रखना पड़ेगा। आज मुख्यमंत्री मान लीजिए भाजपा का, आप कह रहे हो भाजपा का, क्यों है भाई? मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का है वो, मतलब कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन सा होगा फिर, अगर ये नहीं हुआ तो? मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ, और ये जो खराब परिस्थितियां बन रही है लोकतंत्र में, ये बन रही हैं। मुख्यमंत्री कहता है मैं बीजेपी का हूँ, कैसे हूँ बीजेपी का? मंत्री कहता है मैं बीजेपी का हूँ, कैसे हो? आप फाइनेंस मिनिस्टर हो तो किसके हो? राज्य के हो। वो राज्य का बन के काम नहीं कर रहा, वो बीजेपी का, कांग्रेस का बन के काम कर रहा है और सामने वाली पार्टी की घंटी बजा रहा है। ये जो लोग, ये क्षेत्र है ये कांग्रेस का, में यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। अरे भाई उसके लिए कोई मुख्यमंत्री मंत्री दूसरा आएगा। ये जो सबसे बड़ी जो नुकसान हो रहे हैं लोकतंत्र में, मैं इसको, ये कीड़ा नहीं है, ये कैंसर है लोकतंत्र के। जब आप ये बंद कर दो सोचना कि मैं तो इतने से ग्रुप का मेंबर हूँ, कैसे हूँ? सदन में बैठने का, देखो वो सदन प्रदेश का है, संसद देश की है, MP वो देश का है। कल आपके रेलवे मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं तो भाजपा हूँ, कैसे कह सकते हैं? दूसरी पार्टियों के, दूसरे लोगों के, गैर राजनीतिक दलों के, उनके रेलवे मंत्री दूसरे आ जाएंगे क्या? इसको तो ये धारणा बाहर निकल गई, तो उसका उसी का नुकसान है ये कि आज जो है बागी खड़े हो रहे हैं अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों से लड़ने के लिए, बागी खड़ा हो रहा है सामने। क्यों? उसका पार्टी बड़ी नहीं लगती, हार जाए पार्टी साली मेरे, जितना मैं चाहता हूँ बस। तो फिर पहली बात तो वो प्रदेश का नहीं रहा, जीतने के बाद भी पार्टी का हो गया, और अब पार्टी का भी नहीं रहना चाहता, वो खुद जीतना अपने लिए चाहता है।
पार्टी वाले को हरा दो, मुझे टिकट नहीं दिया ना आपने, मत दो, मैं इनको हरा दूंगा। तो ये जो इससे ज़्यादा गिरावट क्या आएगी भाई? तो मेरे लोकतंत्र को हम देखें जड़ें खत्म हो रही है, थोड़े दिनों में सूखते हुए पत्ते दिखेंगे आपको। इस पे आप भी इसी तरह से मीडिया को आगे सोचना चाहिए। आधी आबादी के मुद्दे, चूंकि महिलाओं का जिक्र हमेशा से होता है, लेकिन आप स्टार प्रचारक देखें, प्रत्याशियों की सूची देखें, उसमें जिस प्रकार से बात की जा रही थी तवज्जो देने की, वो आपकी नज़र में क्या है? वो तवज्जो दी जा रही है या अभी भी हाशिए पर है? ये सब कागजी कार्रवाई है। पहली बात तो आप ये समझ लो, पिछली बार भी हम जब गए थे, आप साथ थे, इनके पूछो, महिला सरपंच पति आ रहे हैं बात करने के लिए, तो आपने महिला को सरपंच क्यों बनाया अगर उसके पति को बात करनी है तो? और समाज स्वीकार कैसे कर रहा है कि मेयर का पति बात करने आ रहा है? मेयर खुद क्यों नहीं आ रही, जो जीती है, जो एमएलए बनी है, वो महिला खुद क्यों नहीं बात करने आ रही है? उसका पति क्यों आ रहा है? एक नई परंपरा है, नए पद क्रिएट हो गए, विधायक का पद और मेयर पद और सरपंच पति, ये क्या हो गए सब? तो ये लोकतंत्र का ढांचा है मेरे। हम महिला के नाम से काम कर रहे हैं सारा, तो फिर महिला को आप कहीं भी ले जाकर जिता दो, फाइल में नाम महिला करेगा, काम कहाँ कर रही हो? कौन करने दे रहा है हमको? और कोई सीरियस नहीं, तो सबको सीरियस होना पड़ेगा, तीनों पायों को सीरियस होना पड़ेगा, खाली विधायक का ही नहीं है, इसमें न्यायपालिका और प्रशासन को भी उतना ही सीरियस होना पड़ेगा। ये लोकतंत्र के हित को देखना पड़ेगा। अब ये एक नमूना देख लो लाडली बहना का, 50% महिलाओं का वोट है। सामने वाले कितना माथा पूरी कर ले, कितनी योजना लगा दे, इसे 50% को धक्का लगा दे देखे, तो ये तो सीधे सीधे वोट इनके खाते में आ गया। महिलाओं का मतलब ये है, ये ताकत है महिला की। फिर 50% में से 40% ने वोट दे दिया तो वैसे तो कौन हिला देगा? महिला को हम अभी तक बहुत अंडरमाइन करते हैं, समझ ही नहीं रहे महिला की ताकत क्या है। तो सशक्तिकरण भी नकली नारा है, क्योंकि ये विदेशों से आया है, ये हिंदुस्तानी नारा नहीं है। हिंदुस्तान में महिला को देवी मत पूजा जाता है, दिव्य आत्मा है वो, मेरे घर की नहीं है, समाज का वो निर्माण करती है, परिवार का निर्माण करती है, देश का निर्माण करती है। हम उसको भोगने में लगे, कॉमोडिटी मान लिया आज हमने महिलाओं को, इस सत्ता ने उसको कॉमोडिटी बना दिया। ये किसी ने नहीं सोचा कि उसका परिणाम क्या हो रहा है, और वो जो दुष्परिणाम समाज में दिख रहे हैं, समाज सहन नहीं कर पाएगा। नई पीढ़ी की सबसे बड़ी जो अगर तकलीफ की बात होगी ये होगी, वो महिला की को सम्मानित ढंग से देख ही नहीं पाएगा। वो महिला का सम्मान आने वाली पीढ़ी के सामने नहीं के बराबर, खत्म सा हो जाएगा। चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, नाम रिश्ता कुछ भी है, पर महिला का सम्मान इसी महिलाकरण के नारे से, सशक्तिकरण के नारे से ही गर्त में जाएगा, गर्त में जाएगा। क्योंकि किसी को टॉम टिक हेरी किसी को उठा लेंगे, महिला को टिकट इसको दे दो, इसको दो, इस जाति वाली को देना, इसको देना, उसको देना, दे दो। वो अपने भूमिका को पूरी करने के लिए किसी दूसरे पे आश्रित हो रही है, राज को दूसरा करेगा, तो ये उसके अंडर में, उसके अंगूठे के नीचे रहेगी। फिर आप एक के अंगूठे के नीचे से भागना चाहते हो, दूसरे के अंगूठे के नीचे जी रहे हो, आप पराश्रित होकर जीना पड़ रहा है उसको। इस समस्याओं को इतनी दूर देखा ही कहाँ। आप उसको पहले पढ़ाओ, मजबूत बनाओ, अच्छी महिला बनाओ, और फिर उसको आगे बढ़ाओ, फिर समाज आगे बढ़ेगा। सर, मेरा अंतिम प्रश्न है, यहाँ पे 17 तारीख को मतदान होने वाला है, तो वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे आप पत्रिका के माध्यम से? वकीलों से दो ही होती है, एक तो कि सबको मतदान करना है, और खासकर युवा मतदाता मोहर लगाने से पहले अपने भविष्य को देख ले कि मेरी मोहर मेरे भविष्य को गारंटी देगी भविष्य की या नहीं देगी, फिर मोहर लगाए। न पार्टी को देखना है, न नाम को देखना है, न कुछ। कैंडिडेट को देखो, जो भी कैंडिडेट सामने दिख रहा है वो आपके भविष्य का निर्माण कर पाएगा या नहीं, आपके सपनों को पूरा कर पाएगा या नहीं, बस। बाकी सब छोड़ दो।
क्योंकि टेक्निक जो आ रही, नई टेक्निक आ रही है, टेक्नोलॉजी, वो जात को नहीं देखेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जात को देखेगा क्या? नहीं देखेगा। उसमें तो जो आगे आएगा वो आगे निकल गया, किसी भी जात का उससे क्या फर्क पड़ेगा यार। हम मुझे उस टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूचर में जीना है। ये समझ आधे तो एमएलए पर समझते नहीं क्या भला होती है। एप्पल के बड़े एडवांस जो मोबाइल फोन उनको चलाने नहीं आता अभी तक, क्या समझेंगे मेरे भविष्य को? इसको समझना है। तो मैं मतदाताओं से, युवाओं से खासकर अपील करता हूँ कि एक तो भ्रष्ट जितने हैं, जितने साल जी लिए, नया एक भी नया भ्रष्ट उम्मीदवार जीतना नहीं चाहिए, अपराधी जीतना नहीं चाहिए, और जो भविष्य को मेरे निर्माण कर सके उस पर मुझे वोट डालो। तो ये थे पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि मतदान देने से पहले युवा कैंडिडेट को जरूर देखे कि वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसके भविष्य का निर्माण कर सके, उसका भविष्य गढ़ सके। मैं रूपेश मिश्रा, पत्रिका टीवी के लिए, भोपाल।